आज की जो राजनीति है और पहले की राजनीति में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है? तो हाल ही में जो मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम और गोल्ड नहीं लेने के बारे में है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मोदी जी का गोल्ड ना लेने का आह्वान देश हित में ही है। आई थिंक सोशल मीडिया को एक राइट डायरेक्शन में यूज करा जाए, वो बेहतर चीज है। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए, जरूरत है देश को लोगों की भावना को समझने का, लोगों की पीड़ा को समझने का और उनका समाधान निकालने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यह है कि वहां समानता का अभाव नहीं है। वहां पे मैं देख रही हूँ हिंदू मुस्लिम एवरीवन इज टुगेदर। हेलो, हाय एवरीवन, हाय। आज हमारे साथ मुकेश पांडे जी हैं। थैंक यू मुकेश जी, आपने अपना समय निकाला और हमारे शो पे आए। आप ऑडियंस को अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको नितिका जी, आपकी और समस्त पूरी टीम को। ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जैसे आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने आज मुझे जिसके लिए बुलाया है, कि आज की जो राजनीति है और पहले की राजनीति में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मुकेश पांडे है और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सुदर्शन न्यूज टीम का। और मेरा कोई बैकग्राउंड जो है, मेरे पीछे से परिवार का कोई पॉलिटिकल नहीं है। ओके। ये सारा मेरा सेल्फ डिपेंडेंट ही है और अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास है। जनता के भरोसे पे अमल करें, जनता के भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। क्षेत्र में रहता हूँ, मेहनत करता हूँ और बेसिक जो नीड है जनता की उसको फिल करने का प्रयास करता हूँ। ये काफी अच्छी सोच है आपकी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी अग्री करेंगे इससे। एंड आज के टाइम पे हमें ऐसे ही नेता रिक्वायर्ड हैं, यू नो, विच कैन बी अ रेवोल्यूशन फॉर अस, फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज वेरी गुड। That's very great, but now the condition is to worst condition across the India. Reason behind कि नेता को कोई देखता है तो वो उसके प्रति सम्मान तो करता है, उम्मीद करता है, कहीं संबंध बनाने के प्रयास भी करता है और कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं ये मेरे काम आएंगे, लेकिन पीठ पीछे गाली भी देता है। कहीं भ्रष्ट नेता है, इस पे इतना पैसा, इतना धन, गाड़ी घोड़े, नौकर कहाँ से आ गया, दूसरी जनता के साथ भ्रष्ट। तो वो जनता की जो सोच है उसको एक सही वातावरण में, सही परफेक्शन के साथ बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित ही अब समय बहुत कंपटीशन का समय है। राजनीति के अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं और सारे विषय हैं, उनके बारे में बता दूं मैं आपको। बदलाव ही प्रकृति का नियम है और गांव में कहावत है कि 12 साल में गोरे की फिर जाती है। तो चीजें कहीं ना कहीं चीजों में चेंजेस आ रहे हैं और चीजें बदल रही हैं। सकारात्मक राजनीति करना, जनता के भरोसे पे कायम उतरना, जनता के बेसिक कार्य करना। और अगर सरकार के द्वारा, देखिए, आई एम फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम जनरल कास्ट, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब यूजीसी बिल लेके आई तो हमने उसको अपोज किया, मैंने उसके विरोध में खड़ा हो गया मैं। जो चीज सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, उसूलों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। क्योंकि मैं खूबसूरती इस बात की है भारतीय जनता पार्टी की कि वहां चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व भी यही ताकत है जो आज विश्व की सबसे नंबर 1 बन की पार्टी बन के उभरी है। अभी देखिए, हाल ही बंगाल में चुनाव हुए, ये जीत नहीं है, ये एक क्रांति है, हिंदुत्व की क्रांति है। जो अत्याचार हिंदुओं पर, बंगालियों पर हुए ममता वालों के द्वारा, उससे हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार, सरेआम गुंडागिर्दी, लूटपाट, रोहिंग्या मुसलमानों का हिंदुस्तान में एंट्री करना, निश्चित ही अगर इस बार सरकार ना बनती तो बंगाल को शायद हम खो चुके होते। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ये नियत और नियति थी कि वो बंगाल में प्रवेश करके
हमसे उसको, हमारे राज्य को छीना जाए। मोदी जी के राज में, अमित शाह जी के राज में ये तो कभी संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी, एज वी आर टॉकिंग, डेफिनेटली भारत के लिए बहुत निर्माण किए हैं उन्होंने, और आगे भी प्लान है, और सबको उनसे उम्मीद है एक मोदी जी से। हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में जो मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम और गोल्ड नहीं लेने के बारे में है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, चूंकि मेरा बैकग्राउंड, मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, और मेरा कैरियर की जो शुरुआत है वो स्टॉक मार्केट से ही है, तो मेरे को शेयर बाजार की, एमसीएक्स मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की समझ है। मोदी जी का गोल्ड ना लेने का आह्वान देश हित में ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप, अगर आपकी ब्याह शादी कुछ है तो आप पुराने गोल्ड के साथ एडजस्टमेंट कीजिए या उसी से कुछ चीजें बनवा लीजिए, क्योंकि हमारा जो कोष है, क्योंकि होता क्या है, किसी भी कोई भी कंट्री हो, वो उसके अगेंस्ट में करेंसी जब छाप सकता है, उससे पहले उसको उसने वैल्यू का गोल्ड डिपॉजिट करना पड़ता है। और आज की रेट में जो गोल्ड का रेट है, वो कल का रेट 1,54,000 रुपए का है प्रति ग्राम। तो आम आदमी, अगर हम गोल्ड लेते रहेंगे तो हमारे देश को मंदी की ओर ढकेलने का वो कार्य करेगा। उससे कैसे बचना है, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और देशवासी उसका पालन भी कर रहे हैं। अब देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट है, रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अमेरिका ईरान युद्ध हो, इसराइल ईरान युद्ध हो, क्योंकि कच्चे तेल की खपत सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होती है, और हम कहीं ना कहीं ईरान से इंपोर्ट करते हैं। अब युद्ध के कारण चीजें बहुत अप एंड डाउन आए हुए हैं उस पर। तो कल ही देखिए, 3 रुपए लगभग 11 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, 3 रुपए 84 पैसे किलो डीजल बढ़ा है। तो कितना सुंदर आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि भैया जितने भी नेता हैं, सबसे पहले वो चीज उन्होंने स्वयं पे लागू करी। एक देश का, एक 150 करोड़ की आबादी के देश का एक मुखिया अगर ये आपसे आह्वान करा कि वो केवल 2 गाड़ी के साथ, जहां 15 से 20 गाड़ी खफलाती है, आज केवल 2 गाड़ी चल रही है, वो भी दोनों गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी थ्रू चलते हैं। उसको देखते हुए राज्य के सारे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे पंजाब हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सब मुख्यमंत्रियों ने उसको अमल किया है। उनके नेता जो है कैबिनेट के, सबने अमल किया है। तो अब देखिए, दिल्ली की जो हमारी सरकार है, 2-4 जो मंत्री हैं वो खुद मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं। तो जनता में एक सकारात्मक उसकी प्रभाव जा रहा है, जनता सोचने को भी चाहती है। आज की डेट में जितने घर में सदस्य नहीं उतने घर में गाड़ियां हैं, तो इससे कई फायदे हमें। हम देश की आर्थिक स्थिति में मदद कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की खपत को कम कर रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं। तो एक आह्वान से 4 से 5 फायदे जनता के लिए ही है। तो जो मोदी जी का आह्वान है उसको मैं सही मानता हूँ। उस पर सभी देशवासियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, सांसद, विधायक, जितने भी लोग हैं, सबको मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मैं खुद आईटी बैकग्राउंड से हूँ, सो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क फ्रॉम होम। जैसे गुरुग्राम में भी काफी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है वर्क फ्रॉम होम। क्या वो करती हैं तो इससे देश का कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है और एम्प्लॉयज के भी हित में ही रहेगा। 100% वर्क फ्रॉम होम से देखिए, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस हो गई, बहुत सारी कंपनीज है, एचसीएल हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, तो इसमें कंपनी को फ्री एनवायरनमेंट है। अब घर से आदमी काम कर रहे हैं, आने जाने में सहूलियत हो गई, टाइम कंज्यूमिंग बच गया, इकोनॉमिकली वो सेफ रहा, और उसका काम तो बराबर हो रहा ना, काम पर ज्यादा फोकस करेगा और मल्टीपल कार्य करेगा, अपने घर के काम भी संभालेगा। उसको टेंशन नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल से गया, आया नहीं गया, मेरी वाइफ खाना खाया नहीं खाया, वाइफ ने गई नहीं गई है। तो एक पोर्टल में ना मल्टीपल टास्क को आदमी घर बैठे बैठे कर रहा है, ऑफिस के सारे काम भी कर रहा है, परिवार का भी देखभाल कर रहा है, और अपनी खपत को भी बचा रहा है। तो मेरे लिए आई थिंक 60% की जो कुल जो एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको घर से काम करने के लिए बोला गया है, लोग कर रहे हैं। अच्छा, and similar situation was noted in COVID as well, and that went very successful. Exactly, COVID is a very big example for all of us.
किस तरह से हमने कोविड में काम किया और किस तरह से हम कोविड से बचे, ये ओनली ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और भारत पहला देश था जो सबसे पहले वैक्सीनेशन बना के कोविड का पूरे विश्व को हमने सप्लाई करी कोविड। तो ये बहुत अच्छा संदेश था, जो नहीं लेने वाले थे उन्होंने भी ली, चाहे वो हमारे देश में बैठे हुए हमारे घुसपैठी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमने सबको दवा गुप छुपे, उन्होंने भी इंजेक्शन लगवाया, कोविड का वैक्सीन लगवाया। पाकिस्तान ने भीख मांगी हमसे। तो जो अच्छी चीज है उसका सम्मान और उसका सत्कार करना चाहिए, मेरा सम्मान। And that too made in India, of course. Exactly. That's another achievement for us. True. Yeah. मेड इन इंडिया, देखिए अब अगर मैं अपने आर्म फोर्स की बात करूं, तो जिस हेलीकॉप्टरों पर, जेट्स पर, राफेल पर हम लोग बाहर से लेते थे, देखिए 11,000 करोड़ समथिंग का एक राफेल पड़ता है हमें। आज उसके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसके पार्ट्स हमारे इंडिया में बने। हम चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट थे। आज हम अपने नोएडा, गाजियाबाद में देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री आगे काम कर रही हैं। मेड इन इंडिया का मतलब यह है कि हम अपने स्वामित्व पर, अपने आप पर भरोसा करें और एम्प्लॉयमेंट में भी बूस्ट आ रहा है। देशवासियों को बेरोजगारी से बचाएं, नए नए रोजगार दें, और देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह से योगदान दे सकते हैं, वो हमने मेड इन इंडिया से सीखा। सफल योजना है सरकार की, अच्छा कार्य कर रही है, नए नए युवाओं को मौका मिल रहा है, रोजगार के जो चांस है वो बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो उससे हमें फायदा मिला है। डेफिनेटली। मुकेश जी, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, बट आप काफी सोशल सर्विसेज भी करते हैं। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली दैट आई शुड बी इनटू पॉलिटिक्स, आई शुड डू सोशल सर्विस? देखिए, पहले मैं राजनीतिक नहीं हूं, पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आज जरूरत है देश को लोगों की भावना को समझने का, लोगों की पीड़ा को समझने का और उनका समाधान निकालने का। मैं एक गौरक्षक हूं, मैं गाय माता की सेवा करता हूं। मैं लगभग 40-50 गाय की सेवा में करता हूं। मेरा योगदान बेशक छोटा सा है, लेकिन मैं निरंतर विशेष पर वो प्रयास करता हूं। हमारे मथुरा में वृद्धाश्रम है काफी। जब भी मौका मिलता है मैं उनका आशीर्वाद लेने वहां जाता हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको कुछ दे नहीं जाऊँ, मैं उनसे मैं आशीर्वाद के रूप में उन बुजुर्गों का, देखिए आज की कुपात्र संतान है। मैं एक दो माता से वहां मिला जिनके बेटे बेटे IAS ऑफिसर है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, चीजें खराब That हो is सकती actually very shameful. हैं। We as mothers, we as parents are doing a lot for our children. We as, especially as women, we are leaving our jobs and raising our children. एक IAS लेडी की माँ एक वृद्धाश्रम में पड़ी है, वो रो रही है। उसने क्या कहा मुझसे, बेटा मेरी बेटी को मत बताना। सोचिए, और हमारे आसपास के क्षेत्र के 80-85 बोला बेटा मैं तो यहीं से चली जाऊंगी। तो ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हमारी समस्या तो बाहर है। और मैं तो अपने माँ बाप के, जो आदमी चाहे एक बार को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाए, अपनी माँ बाप की सेवा करे, गरीब की मदद करे, झूठ ना बोले, किसी के दिल ना दुखाए, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ा सत्कार, इससे बड़ा संस्कार कुछ और हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, एंड आई रियली वांट आवर व्यूअर्स शुड आल्सो फॉलो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। करेंगे। मैंने इसको देखते ही एक सामाजिक ट्रस्ट खोला, बनाया है अभी, अपनी माता जी के नाम से ही बनाया है। अच्छा। माँ अंगूरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बनाया है। उसमें मैंने 3 क्लॉजेस पे काम कर रहा हूँ। गौशाला बना रहा हूँ, वृद्धाश्रम बना रहा हूँ, और ये जो आज के युवा में जो नशा मुक्ति केंद्र का जो प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैंने लाइसेंस का अप्लाई कर दिया, लाइसेंस मेरे आ गए हैं। गौशाला का काम शुरू हो चुका है। वृद्धाश्रम के लिए जमीन मैंने मथुरा में देख ली है, और अपने क्षेत्र की जनता को, छाता क्षेत्र की जनता को, इन तीनों ही चीजों में संलिप्त करके मैं काम करूंगा। और किसी बुजुर्ग को कहीं भी गलत डिसीजन लेने का मौका मेरी तरफ से नहीं मिलेगा, कि वो अपने अगर किसी नालायक को पात्र संतान ने अगर उनको घर से बाहर निकाल दिया है, तो उनका स्वागत है। अपने माँ बाप की तरह उनकी सेवा करूंगा, और जो भी मेरे से बनेगा, अच्छा खाना पीना रहना, सब अच्छा वातावरण, वो देने का प्रयास करूंगा। सामाजिक समरसता बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है आज के युग में।
सामाजिक ये नहीं है कि हम केवल 2 केले खिला दें बंदर को या किसी को 100 रुपये दे दें फोटो डाल के, नहीं। दिखाना जरूरी है, किस लिए? जिससे कि और लोग उससे मोटिवेट हों और वो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन केवल भौकाली और केवल फोटोबाजी करने के लिए ऐसी समाज सेवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना मैं करूं। अभी मेरा जो मैंने अपनी सरकार से भी बोला है, अभी हम लोगों ने एक आंदोलन भी चलाया है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमने सरकार को आह्वान किया है। कल हम लखनऊ गए थे, हमारे एक साथी हैं मथुरा से, वो लगभग पद यात्रा करके 21,000 रिट हस्ताक्षर लोगों करके गौ माता को घोषित करने के लिए पैदल सफर कर रहा है मथुरा से लखनऊ के लिए। कल हम उससे नाम में मिले। निश्चित ही सरकार को इस पर काम करना चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। And this is what our upcoming generations will also learn. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही आपने, करना चाहिए। लेकिन आजकल के युवा लड़के लड़कियां इस तरह से है नशे की लत में। सोशल मीडिया का मैं देखिए कौन हर चीज के होते हैं। सोशल मीडिया के अगर नुकसान है तो फायदे भी बहुत हैं। तो लेकिन आजकल के युवा पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इनमें लगे रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं और अपने जो उनका ऑब्जेक्टिव है कहीं ना उससे भटक रहा है। आई थिंक सोशल मीडिया को एक राइट डायरेक्शन में यूज करा जाए, वो बेहतर चीज है। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये हमारे चौथे स्तंभ के रूप में काम करता है। पत्रकारिता, सोशल मीडिया दोनों में डिफरेंस है, हालांकि कहीं ना कहीं ये चौथे स्तंभ का कार्य करते हैं। सही तरीके से लेंगे तो इससे देश का भी हित होगा, देश के लोगों का कल्याण होगा और देश एक अच्छे के रास्ते पे चलेगा। मुकेश जी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? देखिए मैं 2010 में मैंने मथुरा छोड़ दिया था। मैं मेरे फादर एक किसान थे और हम लोग बहुत फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैं बीबी के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बहुत, आई थिंक मैंने कॉलेज के टॉप 3 में था। लेकिन एक साल बाद ही कंडीशन को देखते हुए मैं क्लास 6 से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अपने खर्चे फीस में खुद ही भरता था मैंने, मतलब बोझ नहीं बना घर वालों पर ये मेरी अपनी शुरू से रही है। एक साल बीबीए करने के बाद ही हम जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, हम यहाँ आ गए थे। उस समय मैं थोड़ा राजनीति में एक्टिव हो गया था, छात्र राजनीति में एक्टिव हो गया था। तो पिताजी किसान थे तो उनको ये पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा तो भाई यहाँ से भाग, तेरी राजनीति हम फिर अब 10-20 लोग साथ में हमेशा रहना, ईट बक्कल के साथ रहना, तो एक किसान आदमी को तो चीज़ नहीं जमती। तो उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दे के मैं अक्टूबर 2010 में गाजियाबाद आ गया था। अच्छा, गांव का आदमी, अब नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसी बिल्कुल नया मेरे लिए। तो हम लोग ना डोर टू डोर पैम्पलेट्स बांटते थे, पैम्पलेट्स कि हेलो मैं आई एम मुकेश पांडे कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी, आर यू इंटरेस्टेड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो हमारे एक गुरुजी भी हैं, बड़े भैया भी हैं, नवीन परशर जी, बहुत उन्होंने हमें सहयोग किया। विपिन भारद्वाज जी बहुत सपोर्ट किया। आज कुछ भी अगर मैं हूँ तो सब कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। और हम यहीं कैनोपी लगाते थे आपके नोएडा 62 में। ओके, कैनोपी लगाते थे। अच्छा, हमने कभी लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा नहीं और ये लड़कियां सिगरेट पीते, हम लोग आवाज वेरी शॉक्ड, यार ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या कल्चर है। तो हम लोगों पे, हम 3 दोस्त थे, आज भी हैं, तीनों सेटल्ड हैं अच्छी जगह। तो जैसे ही हम लोग हम ELT बस में चलने को पैसे नहीं होते थे, 10 रुपए की लगती थी ELT बस जो 62 से जाती थी गाजियाबाद RTC। हम पे उसमें चलने के लिए 10 रुपए नहीं होते थे। हम तीनों आपस में ही झगड़ लेते थे जिससे कि हमसे वो पैसे ना मांगे कंडक्टर। 6x6 का कमरा होता था हमारा, रात को 11-12 बजे जाते थे, खुद ही खाना पीना बनाते सो जाते थे। बहुत स्ट्रगल किया, फिर अच्छा काम किया तो नवीन भैया की मेहरबानी रही, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसी कंपनी में हमें अपना नौकरी दे दी। काम भी हमने अच्छा किया। तो 3 जनवरी 2011 को अपना करियर स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट में। वहाँ से फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा बड़ों का, बुजुर्गों का, पितरों का, माँ बाप का आशीर्वाद रहा। चीज़ें चूँकि नीयत अच्छी थी, नियति में कोई फ़र्क नहीं था, तो चीज़ें सब अच्छी होती गई और आज आपके सामने बैठे।
आपका बिजनेस भी है कुछ होटल्स का, स्टॉक मार्केट का, आप उसके बारे में कुछ मेरी बताइए। मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी मेरी जो कंपनी है इंडिया ग्लोबल, वो एक ग्रुप कंपनी है। ओके अपने होटल्स हैं ओके अपने। अभी 4 वर्किंग कंडीशन में है, 2 अभी रनिंग कंडीशन में, वो भी 6 से 8 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाए। ओके ओके तो ये प्लानिंग चल रही है अभी, उनको सबको मर्ज करके फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। स्टॉक मार्केट का अपना काम है, मैं लोगों का फंड मैनेज करता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। तो टर्नओवर भी हमारा हर साल का जो बैलेंस शीट है वो अच्छी रेशियो में आगे काम करता हूँ। आपने आई थिंक जो इससे पहले का मेरा क्वेश्चन था, स्ट्रगल वर्सेस वेयर यू आर नाउ, आई थिंक दिस इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। देखिए, आज मैं अगर देश का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ना, तो मैं अपनी औकात तो नहीं भूलूंगा। द एंटायर प्रोसेस ऑफ द लर्निंग इज कम्स फ्रॉम योर स्ट्रगल। एग्जैक्टली। अब जिसने स्ट्रगल नहीं किया उसे क्या पता होगा जमीन पे क्या चलता है। भाई रिक्शे वाले की, बेचारे ढकले वाले की किस पीड़ा से गुजर रहा है वो, सुबह कितने बजे निकलता, रात को कितने घर पहुंचता, और क्या क्या उसके साथ होता है। या आदमी, जो आदमी कभी पैदल नहीं चला, जिस आदमी ने कभी गर्मी, जून की गर्मी नहीं तपी, उसको क्या पता हो गर्मी सर्दी क्या होती है। आज हम बेशक घर में एसी, गाड़ी एसी, मेट्रो एसी, ऑफिस एसी, सब एसी में घूम रहे हैं, तो हमें पता है। लेकिन हमने वो चीज दौर हमने की, मैंने खेती भी करी है। जब मैं गाँव में था तो एक भी बोई है, चरी भी कट, सारे काम करने वाले काम, तो काम सारे किए हैं। स्ट्रगल, देखिए आदमी क्या होता है, अच्छे समय में तो उसको सब चीज याद आती है, बुरे समय में वो बह जाता है, फिर वो अपने आप को खत्म करने का प्रयास करता है, कंट्रोल संभाल नहीं पाता अपने आप को। उसको लगता है यार मेरा जीवन खराब है, मैं अब क्या करूंगा, मैं अब मर जाता हूँ। ये कमजोर बुजदिल लोगों की सोच होती है। आज अच्छा है, आज बुरा है तो कल अच्छा है, कल अच्छा है तो बुरे के लिए आप तैयार रहिए। अच्छा अच्छा रहेगा तो फिर तो दुख का आपको अनुभव कैसे होगा, पीड़ा को कैसे आप समझेंगे, फिर तो आप किसी को आदमी नहीं मानेंगे। तो है तो एग्जैक्टली। स्ट्रगल बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी आदमी के लिए। सफलता प्राप्त करने के पीछे भी रीजन स्ट्रगल का होता है। देखिए, एडिसन ने 100 बार खोज करी, 1990 पर फेल हुआ ना, लास्ट में जाके अंडर टाइम में सफल हो, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो स्ट्रगल ही है ना, ये मेहनत ही तो है। मतलब अगर वो 2-4 बार पास करता बैठ जाता तो क्या हुआ, हम बल्ब का, आज हम इस रोशनी में बैठे हुए हैं, क्या इस रोशनी को हम देख पाते या बैठ पाते या महसूस कर पाते, शायद में। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रयास एग्जैक्टली। करो और आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि आई वॉन्ट टू बिकम दिस आफ्टर दिस। देखिए, आदमी के ना 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ये कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है। मिडिल टर्म में, हाँ भाई 6 महीने बाद मेरे को ये चीज लेनी है। और लॉन्ग टर्म में, आई वॉन्ट टू बिकम दिस आफ्टर सो मेनी ईयर्स। आजकल युवा क्या है, जल्दीबाजी पैसे वाला बनना चाहता है, इंस्टेंट, मतलब लू लपाट के, बिना मेहनत के पैसे वाला हो। और शॉर्ट टर्म कुछ चीज होती नहीं है। शॉर्ट टर्म मतलब वो शॉर्ट टर्म के ही शौक मौज होता है। लंबे समय के लिए आपको, आपके रास्ते में रोडे आएंगे, कठिनाइयां तो डेफिनेटली होंगी, आएंगे एंड वन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यस कठिनाई आएंगी, लेकिन उन कठिनाई से अगर आपने झेल लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। तो छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठा हूँ, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी। तो मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लेकिन हाँ, अपने आप को मैं सफल लोगों की श्रेणी में अपने आप को मानता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप बीजेपी से 2006 से जुड़े हुए हैं। मैं 2006 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ओके तो जमीनी कार्यकर्ता हूँ। ओके, आपका कैसा रहा ये जर्नी ओवरऑल एंड हाउ डू यू डिफाइन योर एक्सपीरियंस फ्रॉम देखिए, 2006 टू भारतीय जनता पार्टी 26? की खूबसूरती ये है कि वहाँ समानता का अभाव नहीं है। वहाँ जो एक मंत्री की वैल्यू है, वो एक समान कार्यकर्ता की वैल्यू सकते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता, उसके बाद में बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो दल हैं उनके साथ एसोसिएट रहा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी तक रहा। अभी वर्तमान में सुदर्शन राष्ट्र निर्माण का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जो कि हिंदुत्व के लिए, सनातनियों के लिए कार्य करती है। आदरणीय सुरेश चौहान के जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन भी हैं। इकलौता
चैनल है जिससे जिहादी लोग कांपते हैं, वो जिहाद करने की नहीं सोचते। देश का दुर्भाग्य है कि लगभग 70 से 72 बच्चे डेली पैदा होते हैं आज के दिन। उसमें से लगभग 45 से लेकर 50 के बीच में मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं। मैं मुस्लिम का अगेंस्ट नहीं, विचारधारा मेरी अलग हो सकती थी, लेकिन एक सोचने का विषय है। वो क्या कहते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको गजवा हिंद चाहिए। हमारे उधर संभव नहीं हो सकता भाई। हिंदू क्या सोचता है, दो हम दो हमारे बच्चे, वो सोचते हैं दो हम हो 10 हमारे। तो जनसंख्या रेशियो 20 साल बाद हिंदुस्तान, जो आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहीं मुस्लिम राष्ट्र ना बन जाए तो बहुत संदेह की वाली बात है। एंड आई थिंक ये डिस्पैरिटीज भी ना हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी दिखती हैं। लाइक मैं दुबई गई थी कुछ समय पहले, वहां पे मैं देख रही हूँ हिंदू मुस्लिम एवरीवन इज टुगेदर। लाइक पाकिस्तान का कोई है वो हमारी गाड़ी के ड्राइवर हैं, बांग्लादेश के हैं कोई, वहां हम जाके रेस्टोरेंट में खा रहे हैं वो शेफ हैं। आई थिंक वर्ड इज लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड पीपल आर ब्यूटीफुल। देखिए, दुबई एक ऐसा देश है, वो मिश्रित देश है। आप बात करें पाकिस्तान की, बंटवारे के समय वहां 20% हिंदू था, 1.5% भी नहीं बचा। डिफरेंस देखिए। और डेफिनेटली। जहां ये 8% थे, आज 26% पहुंच चुके हैं। और फिर भी कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। डेफिनेटली। पार्टी वर्कर से लेके जिला परिषद मेंबर कैंडिडेट तक का आपका सफर कैसा रहा? खूबसूरत है। और आगामी चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश में, मेरी विधानसभा छाता लगती है। 100% युवाओं का साथ, बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद और माता बहनों का प्यार अगर मिला तो एक नई राजनीति की ऊर्जा आपको छाता क्षेत्र से मिलेगी। और एक ऐसा युवा विधायक वहां से मिलेगा आपको जो जनता के हित सर्वोपरि मानते हुए ब्रज के क्षेत्र को, ब्रज को मांस मदिरा मुक्त कराने का संकल्प लेके चलूंगा। रोजगार देने का प्रयास करूंगा। गाय माता को कटने से बचाऊंगा। हर गांव में मतलब मेरे पूरे विधानसभा में ऐसी सुविधा होगी जो हर गांव में एम्बुलेंस की सुविधा हो, जिससे कि बुजुर्गों को आसानी हो हॉस्पिटल तक पहुंचने में। और जो सरकारी योजना है, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं जो आज तक गांव में नहीं पहुंची हैं, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, कुछ भी हो, बेहतरीन तरीके से कार्य करने का विचार लेके चल रहा हूँ। बाकी परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, जैसे वो आदेश करेंगे हम तो उन्हीं के पीछे हैं। हम तो एक साधक हैं, मार्गदर्शन तो हमारे लिए बंसी वाला ही है। आपकी काफी अच्छी थॉट प्रोसेस है एंड आई रियली होप कि सिर्फ मिनिस्टर्स, नेता, इन सब की नहीं, हर एक इंडिविजुअल की भी ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। आई थिंक द वर्ल्ड विल बी मोर ब्यूटीफुल दैट वे, इट विल बी मोर सेफ दैट वे। एग्जैक्टली। आप पब्लिक के बीच काम करते हैं, आप बेसिकली आर अ पब्लिक वर्कर। आपका कोई चैलेंज फेस किया हो, कैसा है आपका एक्सपीरियंस इसमें? देखिए, जनता की समस्या को जो हमारे नेता हैं या जो हमारे जनसेवक हैं वो नहीं सुनते हैं, तो हमको आगे आना पड़ता है। अब देखिए, हम लोग रात को 2-2 बजे ही फोन आ जाते हैं कि भैया गाय का मांस जा रहा है। हम लोग पूरी टीम के साथ हम लोग निकलते हैं रात को 2-2 बजे, 3 बजे निकलते हैं, गाय माता को बचाने का प्रयास करते हैं। अब बहुत से बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन की नहीं बंधी हुई है या आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको ले जाके ये काम करता हूँ, उनकी पेंशन बनवाता हूँ। सारे किसी के कोई फर्जी मुकदमे लग रहे हैं तो वहाँ स्टेशन, पुलिस स्टेशन में बात करता हूँ, अधिकारियों से संज्ञान लेता हूँ, बात करता हूँ, मदद करने का प्रयास करता हूँ। और जो जेन्युइन होता है उसकी मदद होती है, उसकी मदद पुलिस भी करती है, प्रशासन भी करता है। और अब ना जनता, पब्लिक और कार्यकर्ता भी जागरूक हो गया, ऐसा नहीं, पहले से बहुत बदलाव है। तो अब जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, किसी को नहीं सुनना तो एक ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दीजिए, IGRS डाल दीजिए, वो योगी जी के तुरंत रिप्लाई आता है, इंस्टेंट उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो बहुत सारी चीज़, सरकार की सारी नीतियाँ कल्याणकारी हैं और उससे वो आम जनता के लिए बनी है, आम जनता के लिए वो विरोधाभास नहीं है।
आपको लगता है इलेक्शन जब थोड़े नियर बाय होते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा बताते हैं, और या मे बी आप थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो लोगों से उस समय? देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, अब देखना, जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा, बम भड़ाके शुरू हो जाएंगे। अभी सपा का एक प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, उसने ब्राह्मणों के लिए कितना गलत भाषा का प्रयोग किया। मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा, ऐसे कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में ना रखें। मतभेद हैं, विचारधारा के होनी चाहिए। किसी जातिगत टिप्पणी करना, या मतलब एक ब्राह्मण की तुलना एक वैश्य से कर दिया, शर्म माफी मांग ली उन्होंने। अब ब्राह्मण तो शरीफ है, वो माफ कर भी देता है ना। मेरा ऐसा मानना है, और राजकुमार भाटी की अगर नाक रगड़ के माफी नहीं मांगे तब तक उसको माफ नहीं करना चाहिए। जो किसी भी देश की, मैं खासतौर पर हिंदुस्तान की बात करता हूं, ब्राह्मण एक बेसिक पेड़ है, पुरोधा है पेड़ों का। जन्म से लेकर मरने तक बिना ब्राह्मण के कोई भी कार्य विधि आप नहीं पूर्ण कर सकते। आपको पैदा किया, आपको जो नाम दिया ना नितिका जी, कोई ब्राह्मण नहीं दूंगा, चाहे वो राजकुमार भाटी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुकेश पांडे हो। Definitely, I am myself from a Brahmin family. I do understand this. Yeah. आपको लगता है कि आजकल की जो पॉलिटिक्स है, इट इज डिफिकल्ट देन जो पहले की पॉलिटिक्स थी? देखिए, अच्छी है आज की। यूथ बहुत अवेयर हो चुका है, यूथ बहुत एक्टिव हो चुका है, और सोशल मीडिया ने ना बहुत काम को आसान कर दिया है लोगों को। लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम कुछ ही चैनलों के भरोसे आश्रित नहीं। हम अपने स्वयं के विचार, देखिए इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, कोई भी कंप्लेंट तुरंत हम अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और एवं राजनीति की, अब जनता भी अवेयर हो चुकी है और जमाना बहुत बदल गया है। लोग भी शिक्षित हो चुके हैं और समझते भी हैं कौन सही है कौन गलत है। बाकी ये नेता जो भी है, हिंदू मुसलमान कट करेंगे नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगी। वो कार्य वो अपना काम कर रही है, जनता अपना काम करेगी वोट देके। और यही कहूंगा बार बार, राजनीति में सभी पार्टियों को युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा ही आगे का भविष्य है। अब आप 80 से 85 90 साल के मंत्री को बना के बैठे, उनकी विचारधारा सोच आज भी वो पुराने जमाने की। आज हम एआई के जमाने में काम कर रहे हैं। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सन 1960 और 2026। तो एडजस्टेबल नहीं। तो सारी सरकार है, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा, मुख्यमंत्री जी का, और बाकी जितने भी दलों के अध्यक्ष है राष्ट्र के, निवेदन करूंगा, अच्छे युवाओं को मौका दें, यूथ को आगे लाए, अपनी जिद, अपने परिवार की जिद या अपना मोह लालच छोड़कर युवाओं को साथ दें, युवाओं को आगे लाए। देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए युवा ही कर बढ़ सकता है। वार्ड 11 की डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या विजन है? किसके? वार्ड 11। और नहीं, मैं विधायकी के इलेक्शन की सोच रहा हूँ। मेरा जो छाता क्षेत्र है वहाँ 2027 में एमएलए के इलेक्शन है, मेंबर ऑफ असेंबली। अच्छा। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया अभी, जनता की जो बेसिक नीड है, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, और किसानों के लिए फ्री बिजली, जो कि सरकार की योजना में सम्मिलित है, आज भी वो चल रही है। युवाओं को रोजगार, युवाओं को खेलकूद में प्रोत्साहन, उनका पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, पॉलिसीज के बारे में अवेयरनेस, ये सब चीज होनी चाहिए। और अब जैसे दिल्ली में कुछ समय तक चली थी, हमारी रेखा गुप्ता जी ने चलाई थी, जो भी बुजुर्ग हमारे 70 से ऊपर के हैं उनको तीर्थ यात्रा में भेजना सरकार की तरफ से। मैं अपने विधानसभा में प्रयास करूंगा कि जितने भी बुजुर्ग हैं, इनकी गंगा स्नान की, अमावस्या की, पूर्णिमा की, या कोई तीर्थ स्थल जाने का, कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टिव बिजनेस प्लान तैयार करूं, प्रोजेक्ट, जिससे जनता की हर जगह पर, हर उम्मीद पे मैं खरा उतरूं और एक बेटा बन के, एक सेवक बन के उनकी सेवा करूं। मुझे नेता का टैग नहीं चाहिए, एक जनसेवक के तौर पर उनकी सेवा करूं। मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के अंदर
छाता विधानसभा अलग नाम से, विकास के नाम से जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। आई थिंक कंट्री का जो मेजर इश्यूज है ना, काफी रिजॉल्व हो सकते हैं विद यूथ एम्प्लॉयमेंट। आपका उसके लिए क्या एक्शन प्लान है या अपकमिंग, like how do you think people can be employed, especially with AI coming? A lot of people are losing their jobs. We've seen Oracle firing people, Amazon firing people, and a lot of other big companies. And देखिए, एआई के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी है। और मैं आपके चैनल पे आज एक बात बता देता हूँ, आने वाले समय में केवल दो ही चीज बचेंगी, एक मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस। आज देखिए, आप बीमार होते हैं, आप एआई पे डाल दीजिए तुरंत कि भैया मुझे बुखार है, कौन सी गोली लूँ, वो बता देगा पैरासीटामोल ले लो। डॉक्टर की रिक्वायरमेंट खत्म खत्म। मुझे अपने घर का नक्शा बनवाना है, डाल दो भैया मेरा ये साइज है, मुझे नक्शा बना दो। आर्किटेक्ट की चीजें खत्म, यही काम कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम अपने आप को भी जोड़ना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्विस इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय बहुत बेहतर मैं अपने आप को दूंगा, बदलाव बहुत मिलेंगे। ये नौकरी जो लोग भग रहे सरकारी नौकरी की तरफ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना इंजीनियर की पड़ेगी, ना आर्किटेक्ट की पड़ेगी, ना इनकी पड़ेगी। सारा काम यही कर रहा है ना बैठे बैठे। आप बताओ। definitely there is a lot of job reduction. Yes, definitely. Like I myself being from IT, I don't know what will happen in next few months, next quarter में क्या होगा। देखिए, चूंकि मैं फाइनेंस देखता हूँ, मैं फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ। जो ग्लोबली जो कंडीशंस हैं, दैट इज नॉट टू गुड फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने सोना 22,000 20,000 देखा था आज से 10 साल पहले, 2012 की बात कर रहा हूँ, मतलब लगभग 12-13 साल। आज सोना कितना हो गया? मोर देन 10 टाइम, अप्रोक्स 10 टाइम। 10 साल में 10 गुना चीज। प्रॉपर्टी कहां से कहां पहुंच गई? इन्फ्लेशन रेट इज आल्सो। अब देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों की पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ रही है भाई। जो आज पहले दिहाड़ी मजदूर की दिहाड़ी 250-300 रुपए थी, आज 800 रुपए है। अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट को डीजल पेट्रोल से पर डे 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था कल से पहले, पर डे 1600 करोड़ इज गेटिंग द लॉस, ह्यूज लॉस। तो जब 41 रुपए पर लीटर गवर्नमेंट को लॉस था डीजल पर, सरकार की मजबूरी है, देश को चलाना है, अर्थव्यवस्था को समानता के हाशिए पे लेके आना है, तो चीजें तो बढ़ेंगी। क्योंकि सरकार कब तक करेगी अपना खजाना, कब तक खाली करेगी? सरकार को देश देखना है ना। खजाना खाली हो तो बचेगा क्या? ऑलरेडी हम बहुत ओवरलोडेड है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है। तो ये शॉर्ट टर्म में। अब दिक्कत क्या है, हम लोग आज भी वो सिलेंडर प्याज पानी में रह गए, और दूसरे ज्यादा लोग कहाँ सोच के कहाँ बढ़ गए, बहुत आगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पर कैपिटा अगर इनकम बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़ेगी। पहले एक मजदूर सैलरी 10,000 होती थी, मिनिमम 18-19,000 रुपए। मतलब एक आम आदमी की सैलरी 10,000, मजदूर तो बेचारे 300-400 रुपए पर डे मिलते थे दिहाड़ी। आज 1,000 रुपये मिस्त्री लेता है, 700 रुपये बेलदार लेता है। मैं जानता हूँ होता कुछ नहीं है उससे, लेकिन चूंकि हमको इन्फ्लेशन मैच करना है तो ये चीज़ें बढ़ानी पड़ी। तो सरकार का ये डिसीजन है, चीज़ें ठीक होंगी, रेट भी ठीक हो जाए। हम दिक्कत क्या है, हम लोग लालची हैं, हमसे मतलब जनता से बात कर पाओ। जमाखोरी, घूसखोरी, कालाबाजारी। आज सिलेंडर पर्याप्त गैस उपलब्ध है, क्योंकि वही सिलेंडर आज 5-5 हजार रुपये का बेच रहे हैं। कोरोना काल में वो वैक्सीन 1-1.5 लाख की बेची थी, जो 2200 रुपये का बेची। तो हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी की जान की परवाह किए बगैर उसकी मौत को मुंह में ढकेल देते हैं। अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास झेल लेता, लेकिन लोअर क्लास बेचारा कहाँ जाए? तो मन नहीं ना। I think every person can take a step. Like what we did was we asked our maids to cook at our place once a day. कर सकते हैं, You know, at least
everyone needs to be a human being first. We cannot just expect from, you know, the government, ministers. We as humans first, we also need to take a step. एग्जैक्टली हमको शुरुआत अपने घर से करनी है पहले। हम क्या सोचते हैं पड़ोसी मर रहा है, मरने दे, अरे कल को आपके पास भी नंबर आ सकता है। तो मॉरलिटी ह्यूमैनिटी बची ही नहीं। अभी सुबह की घटना है, यहाँ पे नोएडा में गाड़ी वाला 5 आदमी को ठोक के चला गया, एक परिवार के 12-13 लोग घायल चला गया। लोग देख रहे हैं वीडियो, तमाशा वीडियो बनाने, लेकिन किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं। हमारे बिग बॉस से भी आए मर्दुल तिवारी, वो लड़का एक 24 साल का बच्चा लेके अपनी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल एडमिट करा के आया। तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये यूथ का अवेयरनेस। एक जनता वीडियो बना रही है, फोटो खींच रही है, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं को पकड़ के, किसी को खून की चिंता है, किसी को गाड़ी की चिंता है, किसी को पुलिस पूछताछ की चिंता है। तो कैसे देश का उत्थान हो? विमेन सेफ्टी आपको क्या लगता है कैसे बेटर हो सकती है? लाइक देयर आर स्टिल केसेस वी सी इन द न्यूज दैट आर नॉट रियली गुड। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो जब से महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आप भी अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप रात को 12 बजे अपने आपको सुरक्षित फील करती होंगी नोएडा गाजियाबाद में। क्या सपा सरकार में संभव था? 7 बजे के बाद लड़कियां, हमारी बहनें, माताएं निकलने का कोशिश भी नहीं करती। आज लॉ एंड ऑर्डर पर वर्किंग बहुत अच्छी काम कर रही है सरकार। आतंकवादियों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को रूल कंट्रोल हो रहे हैं ना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ही एक कदम है। उत्तर प्रदेश आज के डेट में गुजरात के बाद दूसरे नंबर का राज्य है जहां महिला अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है, और योगी जी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपना जनता दे। आप हमारे शो में आए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जनता ने बहुत कुछ सीखा भी, सीखने को मिलेगा भी आपसे और आपके जैसे और भी सभी नेताओं से। आपका जनता से क्या आवेदन है? लाइक व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द पीपल? देखिए, आज के आपके साथ इस पॉडकास्ट का जो मेरा समरी है वो ये है, जनता सोच समझकर अपना जनसेवक चुने, समर्थवान सरल सहज सौम्य आदमी को अपने क्षेत्र से विधायक बनाए। मेरा यही निवेदन है मेरे पूरे क्षेत्र की जनता से। मुझे एक बार मौका देखिए क्षेत्र का विकास और अपनी विधानसभा का विकास उत्तर प्रदेश की टॉप विधानसभा में लाके खड़ा कर दूंगा, ऐसा मेरा पूरी जनता से वादा करता हूँ। और आज के इसका यह है कि आज की युवा माननीय जो हमारे मंत्रिमंडल हैं या जो हमारे मैनेजमेंट है, पार्टी का हाईकमान है, यूथ को मौका दे, युवाओं को मौका दे। और आने वाली समय यूथ का ही है। एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं को मौका दें, देश का विकास होगा, समग्र विकास देश का यूथ करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। बहुत बहुत धन्यवाद नितिका जी आपका। आप हमारे पास आए, आपने अपनी व्यूज शेयर करे, एंड यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स आल्सो दैट यू शेयर्ड। आई एम श्योर हमने काफी कुछ सीखा आपसे, एंड हमारे व्यूअर्स भी काफी कुछ सीखेंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे भी आपको फॉलो करेंगे, एंड दैट्स रियली नाइस। डेफिनेटली आई अप्रिशिएट यू एज वेल नितिका जी। आपकी टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।